नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप बिहार के शिक्षकों का विद्यालय में होने वाली गतिविधियों, विशेष करके शैक्षणिक गतिविधियाँ हमारे जो वर्ग कक्ष में संचालित हो रही हैं उनको साझा करने और एक दूसरे से सीखने सिखाने का एक प्रबुद्ध मंच है। हमारा यह मंच बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत है कि शिक्षक अपने कार्यों को, अपनी प्रतिभा को साझा करें और सभी लोग एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया में अनवरत संलग्न रहे। कोविड-19 का यह काल, जिसमें द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ने अपने कार्यों से अपनी उपादेयता को स्थापित किया है। आपको पता है कि मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा के माध्यम से किस तरह से बिहार के शिक्षकों ने इस त्रासद काल में भी अपने कार्यों से शैक्षिक गतिविधियों की निरंतरता को बनाए रखा है। बच्चों तक, शिक्षकों तक, विद्यालयों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित किया है। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं कैचअप कोर्स के बारे में। कैचअप कोर्स क्या, क्यों, कैसे? मित्रों, कोरोना के दुष्प्रभावों से आप सभी परिचित हैं और जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो हमारे बच्चों पे पड़ा है, खास करके उनकी शिक्षा पे। पिछला पूरा शैक्षणिक सत्र पूरी तरह से स्थगित रहा। वैधानिक कारणों से इस सत्र को आगे बढ़ाना पड़ा। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन उस कालखंड का जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से बाधित रही। बच्चे उसमें सीख नहीं पाए। यद्यपि सरकार के तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मंच के तरफ से भी प्रयास किए गए, शिक्षकों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी कई प्रयास किए गए। मेरा विद्यालय, मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय जैसे कार्यक्रम। लेकिन आप इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि जो आमने सामने की अंतःक्रिया है शिक्षक और बच्चों के बीच में, विद्यालय में होने वाली जो गतिविधियां हैं, उनका जो प्रभाव होता है वह अपने आप में अनूठा होता है और उसका जो उसकी प्रभाविता जो है वह आईसीटी के माध्यम से, जो भी हम लोग सोशल मीडिया का माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आईसीटी का भी अपना एक लिमिटेशन है। लेकिन कोरोना ने हमें यह भी सिखाया है कि हम आईसीटी को दरकिनार कर करके नहीं रह सकते हैं। तो हमें एक ब्लेंडेड फॉर्म ऑफ लर्निंग को अपनाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आज पुनः हम लोग बात कर रहे हैं कैचअप कोर्स क्या, क्यों और कैसे पे। का अंतराल रहा, विद्यालयों में बच्चे नहीं पहुंच पाए, नहीं सीख पाए, तो इसके लिए यह प्रयास किया जाने लगा कि आखिर हम लोग क्या करें जिससे कि जो गैप तो नहीं कहेंगे, यह लॉस है। गैप तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब गैप बहुत बढ़ते चला जाता है तो वह लॉस के रूप में सामने आता है। एक तरह से यह पूरी तरह से लर्निंग लॉस था। अब इस लॉस को ओवरकम करना था या अब करना है। निर्धारित किया गया कि आने वाले समय में जब हमारे विद्यालय अच्छी तरह से चलने लगेंगे तो 3 महीने के लिए, 3 महीना, लेकिन उससे तात्पर्य यह है कि 60 कार्य दिवस। यह ध्यान देने की बात है कि 3 महीने की अवधि से तात्पर्य यह है कि 60 कार्य दिवस। तो 60 कार्य दिवस के लिए कुछ इस तरह की सामग्री चयनित की जाए। मैं बात कर रहा हूँ चयनित करने की, विकसित करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इस तरह की सामग्री चयनित की जाए जो हमारे पास उपलब्ध है उसी में से, जिससे कि इस लर्निंग गैप को, लर्निंग लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम किया जा सके। इसके लिए कुछ आधार भी तय हुए। आज हम चर्चा करेंगे कि वो कैचअप कोर्स के विकास का, कैचअप कोर्स के सामग्री के चयन का आधार क्या है। एक बात से आप सभी सहमत होंगे कि हमारे विद्यालयों में, हमारे बच्चों के पास जो सबसे सहज उपलब्ध है वह है हमारी पाठ्य पुस्तकें। अब
इन पाठ्य पुस्तकों के अगर निर्माण की प्रक्रिया को देखें, इनके विकास की प्रक्रिया को देखें, तो ये हमारे कैरिकुलम और जो हमारे कैरिकुलर एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए विकसित की जाती हैं। कैरिकुलम के बाद पाठ्यक्रम बनता है और जिसके आधार पर हमारी पाठ्य पुस्तकें विकसित की जाती हैं। अब ये पाठ्य पुस्तकें विषयों की प्रकृति के अनुसार है। हम जानते हैं कि हर विषय की प्रकृति अलग, गणित हो, पर्यावरण हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, तो अगर हम इनकी प्रकृति को अगर देखें तो पाठ्य पुस्तकों के विकास की प्रक्रिया को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। और इस कैचअप कोर्स का आधार भी कहीं ना कहीं इनकी प्रकृति ही रही है। जैसे अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा में दक्षताएं हैं, कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना करें तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, ये सब थीमेटिक है, थीम पे आधारित है। जैसे अगर हम पर्यावरण विज्ञान की बात करते हैं तो ये 6 थीम पे आधारित है। जैसे परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा, चीज़ों का निर्माण। उसी तरह से अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान 7 थीमों पर आधारित है। भोजन, पदार्थ, सजीवों का संसार, गतिशील वस्तुएं, लोग और विचार, वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, प्राकृतिक परिघटना, प्राकृतिक संसाधन। इसी तरह से अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो वहाँ भी समानता, संघर्ष जैसे थीम्स हैं जिसके आधार पर हमारे पाठों की संरचना या पाठों का विकास किया गया है। तो एक आधार तो यह था। अगर आप देखिएगा तो इन्हीं अवधारणाओं, इन्हीं दक्षताओं, इन्हीं थीमों के इर्द गिर्द हमारे पाठ विकसित किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अवधारणा, एक दक्षता या एक थीम जो है वह आइसोलेशन में नहीं है, बल्कि समग्रता में इसे देखे जाने की जरूरत है। और एक एक थीम पे, एक एक अवधारणा पर एक से अधिक पाठ भी है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे वह है सीखने के प्रतिफल, अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार 2009 जो अधिनियम आया, शिक्षा जो है वो बच्चों का मौलिक अधिकार है। और केवल शिक्षा नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आधार है अधिगम प्रतिफल, सीखने के प्रतिफल। पिछले 2 साल से जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हमारे विद्यालयों में आ रही हैं, हमारे बच्चों तक पहुंच रही हैं, आप देखेंगे कि उसमें एक पन्ना अधिगम प्रतिफल का भी लगा हुआ है। ये अधिगम प्रतिफल हर विषय के, हर कक्षा के सापेक्ष कक्षा में एक सत्र के शैक्षणिक काल में को पूरा करने के बाद सीखते हैं या पूरा करते हैं या उनमें यह चीज़ दिखती है। तो एक पक्ष हुआ बच्चों का, चूंकि बच्चों को सीखना है और सीखने की प्रक्रिया में अधिगम प्रतिफल की संप्राप्ति उन्हें होनी है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वह है हम शिक्षकों के लिए। जब हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में लगे होते हैं, तब यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसको देखें कि कौन सा अधिगम प्रतिफल बच्चे कहाँ तक सीख पाए हैं, कितना सीख पाए हैं। और अगर कहीं सीखने में कोई कमी है तो फिर हम अपने प्रक्रियाओं को उस तरह से सामंजित करें कि हर बच्चा सीखे, हर बच्चे की संप्राप्ति हो। तो ये 2 महत्वपूर्ण आधार रहे हमारे विषय वस्तु को कंप्रेस करने के लिए, इसको संक्षिप्त करने के लिए। अगर इन दोनों के आलोक में हम अपने पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि एक अधिगम प्रतिफल कई पाठों में है और एक पाठ में कई अधिगम प्रतिफल है। मैं पुनः कहता हूं कि चाहे वो अवधारणाओं की बात हो, चाहे वो दक्षताओं की बात हो, चाहे अधिगम प्रतिफल की है हमारे सामग्री में, कैचअप सामग्री में, वो है अधिगम प्रतिफल का। उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है वह है पाठ का नाम। तो अधिगम प्रतिफल के आलोक में पाठ चयनित किए गए हैं या उस पाठ से संबंधित अधिगम प्रतिफल आपको भले पता चल जा रहा है कि इस पाठ को पूरा करने के बाद बच्चे इस पाठ से जो सीखेंगे उससे इस तरह के अधिगम प्रतिफल की प्राप्ति कर पाएंगे और वो करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है
अधिगम संकेतक। अब जब हम अधिगम संकेतक की बात करते हैं तो छूट ना जाए। उदाहरण के लिए फर्ज कीजिए, अगर हम बच्चों को सजीव निर्जीव के बारे में बता रहे हैं या पोषण के बारे में बता रहे हैं, शोषण के बारे में बता रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हम सजीव निर्जीव के बारे में बता रहे हैं तो सीधे केवल बच्चों को बता दें कि सजीव का ये निर्जीव लक्षण होता है और अगर ये लक्षण नहीं है तो ये निर्जीव है, तो ये बहुत ही एक सतही और सपाट प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर इस प्रक्रिया को बताने के लिए अगर हम उनके साथ ये साझा करें कि जो सजीव के लक्षण हम उन्हें बताने वाले हैं, उन लक्षणों के आधार पर कुछ चीज़ों को उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहें, उनके अनुभवों को साझा करें, उदाहरणों को साझा करें, उनसे खुद उदाहरण आमंत्रित करने तक यह होगा कि हम उनके साथ उनके परिचित शब्दों को उनके बातचीत के क्रम में लाएं, जिससे वो ध्वनि से जो परिचित है वह उसको साझा कर सकें। तो इस तरह से ये जो अधिगम संकेतक हैं वो हमारे लिए एक माइलस्टोन्स हैं कि किन पाठों में बच्चों को अधिगम प्रतिफल की ओर मुखातिब करने के क्रम में ध्यान रखा जाना आवश्यक और अनिवार्य है। और अंत में एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप सभी सहमत होंगे कि सीखने की प्रक्रिया जो है वह अनवरत तो चलती ही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात जो होती है वो व्यक्तिगत भिन्नता। बच्चे हमारे पास अलग अलग पृष्ठभूमि से अलग अलग तरह के आते हैं, सभी सीखते हैं। सीखने की गति किसी की कम होती है, किसी की अधिक होती है, लेकिन सीखना है और सीखते भी हैं। ऐसी स्थिति में क्या एक प्रक्रिया सबके लिए सहज हो सकती है जिससे कि बच्चे का सीखना या बच्चों का सीखना हो सके? हम इसके लिए छोटे छोटे समूह में बच्चों से काम करा सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनके कार्यों को देख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से उनको मोटिवेट कर सकते हैं कार्य करने के लिए, फिर बड़े समूह में हम लोग कार्य करा सकते हैं, प्रोजेक्ट छोटे छोटे प्रोजेक्ट का उपयोग कर सकते हैं, कला समेकित अधिगम का उपयोग कर सकते हैं, खेल खेल में उनके लिए शिक्षा की बात कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग अपना सकते हैं। तो ये केवल एक सुझाव मात्र है। आशा है कि आप एक और भी कॉलम उसमें दिया हुआ है, वह है अनुमानित दिवसों की संख्या। यहाँ भी मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हर पाठ के साथ ये दिवस इसलिए दिए गए हैं कि आप लगभग उस अवधि में उस पाठ को पूरा कर सकें, लेकिन ये किसी तरह से डेडलाइन इसको नहीं समझें। हो सकता है कि कोई पाठ अगर 6 दिन के लिए आइडेंटिफाइड है, 5 दिन में भी पूरा हो जाए। हो सकता है किसी पाठ में 6 दिन के लिए है तो 7 दिन भी लगे। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 6 दिन के पाठ को हम 16 दिन में और 8 दिन के पाठ को हम 1 या 2 दिन में ख़त्म कर दें। तो इस बात को ध्यान, ये हमारे ऊपर, हम शिक्षकों के ऊपर है कि हम किस तरह से अपने पाठों का आयोजन करते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आयोजन और संयोजन करते हैं, किस तरह से बच्चों को संलग्न करते हैं। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उन दिनों की संख्या को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी अवधि 60 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये नटशेल में कैचअप कोर्स के 10वीं कक्षा में आ गए। तो आपके सामने जो कैचअप कोर्स की सामग्री है वह आप देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है वर्ग 2 से लेकर के वर्ग 10 तक। एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि पहला क्लास है क्यों नहीं? तो पहले क्लास में जो हम लोगों ने प्रवेशोत्सव का आयोजन किया, विशेष नामांकन अभियान, तो जो बच्चे आ रहे हैं वो फ्रेशर्स हैं, उनका लॉस नहीं हुआ है, एटलीस्ट शैक्षणिक लॉस उनका नहीं हुआ है। वो बच्चे सीधे हमारी कक्षाओं में आ रहे हैं। तो हमारे पास जो पाठ्य पुस्तकें हैं या जो हमारे उनको सीखने सिखाने का आधार है, हम उनका पहले दिन से ही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो पहली कक्षा के बच्चे इस सत्र में दूसरी कक्षा में गए हैं, उन्हें तो पहली कक्षा में सीखने का अवसर नहीं मिला। तो यह इसलिए उस पर लिखा हुआ है क्लास 2, बच्चे क्लास 2 में ही हैं, लेकिन आरंभिक 60 दिनों में वो जो सीखेंगे वह उनके पूर्व की कक्षा अर्थात पहली कक्षा की विषय वस्तु होगी, जिसके आधार पर उनका सीखना होगा या अधिगम प्रतिफल की उनकी संप्राप्ति होगी। तो यह बहुत ही स्पष्ट है। एक और महत्वपूर्ण बात, जहाँ प्राथमिक विद्यालय है वहाँ 5 तक की कक्षाएं हैं। स्वाभाविक रूप से 5 के बाद वो 6ठी कक्षा में मध्य विद्यालयों में जाते हैं, तो उनके लिए जो कक्षा आयोजित होगी वो मध्य विद्यालय में आयोजित होगी।
उसी तरह से 8वीं कक्षा से निकलने वाले बच्चे, प्रेषित किए जाने वाले बच्चे उच्च विद्यालयों में जाएंगे, तो उनके लिए जो कैचअप कोर्स की कक्षा संचालित होगी वह उच्च विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में संचालित होगी। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी भ्रम या गैप नहीं होना चाहिए हमारी समझ में। ये कक्षाएं अगले 60 दिनों तक उनके इस सत्र के दौरान ही आयोजित होगी। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें कवायद और भी करनी पड़े कि चूंकि इस सत्र के से 60 दिन हम लोगों ने ले लिया है, तो स्वाभाविक तौर पे जो इस सत्र की पूरी सामग्री है उसको भी फिर एक बार एनालाइज किए जाने की आवश्यकता होगी। आगे इसे देखा जाएगा, इस पर भी अवश्य राज्य विचार करेगा। तो मोटे तौर पर ये सारी बातें थी। अब हमारा आपसे यह एक विनम्र आग्रह है कि आप अपनी कक्षाओं में किए जाने वाले कार्यों को, जो भी नवाचार कर रहे हैं, जो भी नवोन्मेष कर रहे हैं, कैचअप कोर्स की सामग्री को जिस तरह से बच्चों के बीच में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वह द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के मंच पे साझा करें, जिससे सभी एक दूसरे से सीखें, सभी एक दूसरे से जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसको अपने भी आत्मसात करें और अपनी चीज़ों को भी वो एक दूसरे के उनको दिखाएं, साझा करें। वस्तुतः यह मंच केवल दिखावा का नहीं है कि हम आगे बढ़ते रहें, अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हों, और बच्चों का जो लॉस हुआ है, एक्चुअली बच्चों का ही लॉस नहीं, व्यक्तिगत लॉस नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का लॉस है। कोरोना अगर हमारे लिए चुनौती है तो हम इस चुनौती का पूरे शिद्दत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे मजबूती के साथ जवाब दें। और उसका जवाब यही हो सकता है कि हम अपने पठन पाठन की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखें। आने वाले समय में भी किसी भी तरह से इस पूरी प्रक्रिया को खास करके बच्चों के लिए बोझिल न बनने दें, क्योंकि बच्चे जिस तरह से, जिस अवधि से गुजरे हैं, कहीं न कहीं हम लोग के लिए और बच्चों के लिए त्रासद रहा है, खास करके मनोवैज्ञानिक तौर पे। तो इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से आनंददायी हो, बोझ रहित हो। ऐसा ना हो कि हम किसी भी कारण से इसको